सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वॉरियर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा आप कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो जीआईसी लेक्चरर का मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि हमको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत को ज़्यादा देर किए हुए बिना, है ना। देखिए, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी क्लास की टाइमिंग बता देता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार ज्वाइन किए हैं, हमारी क्लासेस जो है वो डेली आपकी दोपहर 2 बजे होती है। लाइव क्लासेस जो होती है मंडे टू सैटरडे चलती है 2 बजे दोपहर में, शाम को 8 बजे। ठीक है, ओनली ऑन बायोलॉजी वॉरियर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर अभी आप ये वाली क्लास देख रहे हैं। बाकी क्लास के जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो आपको बायोलॉजी वॉरियर्स क्लासेस नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाता है। तो इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस, क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही में जो एग्जाम्स जो की नई वैकेंसीज आती रहती हैं उनके भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल पे। तो उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो सबसे पहले अगर हम लोग जेआईसी लेक्चरर के एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि हमको मेंस एग्जाम में किस तरीके से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उन क्वेश्चंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है वो भी हमको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि आपको आंसर में लिखना क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें तो मैं आगे डिस्कस करूंगा ही, जो हमारे टॉपिक का, जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप आंसर लिख पाएंगे। तो एग्जाम को समझने के लिए एग्जाम का जो पैटर्न अलाइनमेंट होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग्स लगाई हुई है जो आपके नोटिफिकेशन की ही कटिंग्स है, जिसमें आप प्री वाले एग्जाम की अब आप हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम लोग बेसिकली जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का जो पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगे। देखिए, प्री की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि प्री का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं और अगर आप अच्छे खासे मार्क्स, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप उसमें स्कोर पर कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में, मेंस में आप बैठेंगे। और जो लोग मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, बाकी जो नई वैकेंसी आएगी, प्री एग्जाम कैसे होता है, मेंस एग्जाम कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, वो सारी चीजें जब नया नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि जीआईसी लेक्चरर की तैयारी आपको कैसे करनी है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी है उसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा होती है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर तो आपका जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, मतलब हिंदी से क्वेश्चन आते हैं और जिसमें आपको हिंदी के जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, अनुलोम विलोम हो गया, और जैसे आप अनेकार्थी शब्द हो गए, तो इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। और उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको परंपरागत फॉर्म, इसीलिए लिखा गया है, परंपरागत का मतलब ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। तो ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका जो आपको क्या लिखना होता है, एक निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो निबंध लिखने के लिए आपको 2 निबंध आते हैं जिनमें से एक निबंध आपको चूज करना होता है। और हिंदी का जो पहला पेपर है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और ये जो 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसके लिए आपको जो हिंदी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद आपका 3 घंटे का एक और पेपर होता है। 3 घंटे का ही एक और पेपर होता है जिसको हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय प्रश्न पत्र बोलते हैं, जो कि वैकल्पिक विषय आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से होता है। और बायोलॉजी भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होता है, इसमें आपको आंसर लिखना होता है। जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है वो आपका प्री में हो जाता है ना, जो अभी आपने दिया है 14 जून को जो हुआ था। लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है। ये आंसर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होता है बायोलॉजी का, मतलब जो आपका वैकल्पिक विषय है। और जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो अलग पेपर होता है, जैसे हिंदी का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन जो बायोलॉजी का पेपर है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग इस चैनल पर ज्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही डील करते हैं, तो बायोलॉजी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे।
प्रथम खंड में आपको हिंदी वाले अगर पेपर की बात करें, जो पेपर फर्स्ट होता है, इसमें आपका हिंदी का जो पेपर आता है वो उसमें 50 नंबर का, उसमें आपको मैंने बताया कि अपठित गद्यांश आता है, संबंधित प्रश्न आते हैं उससे, और एक रेखांकित अंशों की व्याख्या या उनके उपायुक्त शीर्षक दिए होते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं गद्यांश रिलेटेड। अनेकार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, ये सब हिंदी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये तो पूरा सिलेबस है, ठीक है? किस तरीके से, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों ने, आई होप कि ये सिलेबस अच्छे से तैयार कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया तो इस पर भी अच्छे से फोकस कर ले, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है आपका जीएस वाला, जिसमें हिंदी जो है वो अकेले 50 नंबर की आती है। तो 50% ऑफ द जो पेपर है जीएस का, वो हिंदी ही कवर कर लेता है। तो हिंदी को अगर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि इस एग्जाम में थोड़ी दिक्कत हो जाए ना, तो हिंदी को भी अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपको सोर्सेस बता दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है? हिंदी के निबंध की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मैंने जैसा बताया कि 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, और ये 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन्हीं टॉपिक्स से आपका क्वेश्चन बनता है निबंध का। मतलब इनसे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा, चाहे वो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हो, क्रियान्वयन हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझ, जो करंट अफेयर्स में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड आता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको इन्वायरमेंट में उतनी दिक्कत नहीं होगी। और इकोलॉजी तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ही। प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट और उनके कंजर्वेशन मैनेजमेंट को आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इससे भी आप निबंध लिख सकते हैं। मतलब ये सारे टॉपिक से नहीं आता है, मतलब इनमें से 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें से आपको 2 निबंध लिखना होता है, ठीक है? एक निबंध आपको लिखना होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 अलग किसी भी 6 टॉपिक से 2 निबंध आपको दे देगा, जिनमें से आपको चॉइस होती है कि आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। इसके लिए भी आपको 50% मार्क्स मिलते हैं, मतलब 100 में से 50 नंबर मिलता है। बाकी अब हम लोग मेन सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न दिया हुआ है, इसी को मैंने इंग्लिश में भी कर दिया है। देखिए, ये मैंने हिंदी में ही इसलिए रखा था, इसको ट्रांसलेशन इसलिए नहीं किया था, जो पेपर फर्स्ट की बात थी जीएस में, क्योंकि वो हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी को हमें उसी लैंग्वेज में समझना चाहिए ना। बाकी अगर हम बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, वो आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। उसका सिर्फ पैटर्न आपको बताया गया है कि किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, वो उसकी वर्ड लिमिट क्या होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो हमने ये इसी डेटा को इस्तेमाल करके पीपीटी तैयार की है, इसमें मैंने 3 सेक्शंस जो होते हैं मेजरली, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं मेंस में आपके सब्जेक्ट से, ठीक है? ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। 150 वर्ड्स फॉर द मीडियम आंसर क्वेश्चन एंड 50 वर्ड्स की लिमिट होती है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। सबकी मार्किंग स्कीम भी आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है? 15 नंबर का आपका मीडियम टाइप आंसर होता है, 15 नंबर का मीडियम टाइप का आंसर होता है। लॉन्ग आंसर आपका 25 मार्क्स का होता है। 250 वर्ड्स में लिखना होता है, 25 मार्क्स का होता है, और 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है? इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को अगर बिल्कुल सही लिखते हो तो उसको आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है एग्जाम का, इसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, उसकी मैंने एक पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके एनालिसिस की है, और ज्यादातर हर बार जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर हुआ है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसकी एनालिसिस के बेसिस पर मैंने ये पाया है कि जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें, लॉन्ग आंसर पर हम लोग लास्ट में आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें 10 नंबर मिलते हैं, 50 वर्ड में लिखना होता है। देखिए, अब यहाँ पर 50 वर्ड की लिमिट लगाई हुई है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है, आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी होती है, तो इसका आपको बहुत बखूबी ढंग से ध्यान देना होता है। देखिए, आप क्या लिख सकते हो उसमें, जैसे अगर कोई आपको टॉपिक दे दिया, मान लीजिए इकोलॉजिकल पिरामिड ही आ गया, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, और उसके एनाटॉमिकल फीचर्स लिख सकते हो, या उसको डायरेक्ट करने वाले फंक्शंस लिख सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर इकोलॉजिकल पिरामिड लिया हो, या फिर आपको मान लीजिए पेल्विक गिर्डल एक टॉपिक है,
ठीक है, पेल्विक गिर्डल एक टॉपिक है, बोन्स का पार्ट होता है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मान लीजिए उसका एनाटॉमिकल फीचर आपसे पूछ लिया तो आप उसको लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन दे सकते हो कि क्या होता है पेल्विक गिर्डल, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स लिख सकते हो, उसके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में, है ना, जैसे पेल्विक गिर्डल के, तो वो आप लिख सकते हो। मीडियम टाइप ऑफ आंसर में आप ये एक्सप्लेनेशन टाइप के आंसर लिख सकते हो। कुछ मैकेनिज्म टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म क्या होती है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का मैकेनिज्म कैसे होता है, फीडबैक लूप्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे चीजों के जब आप मैकेनिज्म लिखते हो तो उसमें उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती है, और डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो ना भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। और उसके मैकेनिज्म में आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो मीडियम टाइप ऑफ आंसर में। लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 250 वर्ड की लिमिट दी हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर में एक एक की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए डिटेल में आंसरिंग करनी होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पूछ ली गई है, मान लीजिए कोई बायोजियोकेमिकल साइकिल हो गई, है ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आप लिख सकते हो, है ना। कोई लाइफ साइकिल आ जाती है, मान लीजिए आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूछ ली जाए, उसके प्राइमरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या उसकी लाइफ साइकिल है, किस तरीके से चलता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। कंपैरेटिव एनाटॉमी से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी आप पूरा जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे रैबिट और आपको रेप्टाइल का किसी का कंपैरिजन करना है, मैमल और रेप्टाइल का, तो मैमल का आप रैबिट एग्जांपल ले सकते हो, रेप्टाइल में आप जैसे आप कह सकते हो लिजार्ड का एग्जांपल ले सकते हो या स्नेक का एग्जांपल ले सकते हो, तो उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी समझा सकते हो। उसके लिए आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ साइकिल उसकी बता सकते हो, फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। अभी तक तो हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से हमको आंसर लिखना होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उनमें क्या वर्ड लिमिट होती है। अब जो हमारा टॉपिक है, जो आज के वीडियो का भी टॉपिक है, कि हमें कौन से टॉपिक अपने सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को जीएस का तो पता है, जीएस का तो एक डिफाइंड सिलेबस है। हालांकि आपको एक डिफाइंड सिलेबस आपके सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये आइडिया नहीं लगता उस सिलेबस को देख करके कि मेंस में किस टाइप के आंसर लिखने हैं, हमें किस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए हुए हैं, चाहे वो आपका यूपी पीएससी के जैसे पीसीएस का पेपर होता है, जीआईसी लेक्चरर का पेपर है, वो तो बेसिकली उसका हम तो लेंगे ही क्योंकि उसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, और साथ ही में एलटी का जो अभी 2025 वाला जो अभी ये 26 में मेंस हुआ है, उसका भी हमने यहाँ पर डेटा लिया है कि उसमें किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर पूरा आपको एक लिस्ट दी हुई है टॉपिक्स की। इनको अगर आप पढ़ते हो तो आपके मैक्सिमम स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और इसमें कुछ पेपर्स जो है वो आपके यूपी पीसीएस के जो जूलॉजी और बॉटनी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके भी हमने रखे हुए हैं, ठीक है। तो यूपी पीएससी के जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी कुछ टॉपिक को हमने रखा हुआ है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एजेंसी वही है, आयोग वही है, पेपर वही करा रहा है, एग्जाम भले अलग होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का सिनेरियो वही होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बॉटनी की बात करें तो वैसे तो आपको पता है दोनों एरिया से ही क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी में हम लोग अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजियोलॉजी और इकोलॉजी पर अगर हम फोकस करें तो प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत ही मेजर टॉपिक होता है, इसी से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बॉटनी में। जैसे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है जिसके C3 C4 और कैम पाथवेज को आपको डिटेल मैकेनिज्म समझनी होती है कि उसमें कौन कौन से एंजाइम्स मेजर रोल प्ले करते हैं और कौन से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसकी साइकिल में कौन सा एंजाइम है वो किस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, NADP, NADPH2, FAD, इनका ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो होता है, ऑक्सीजन का एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, वो सारी चीजें हमको इसमें अच्छे से समझनी होती है। तो इससे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें आपके पास ये अच्छी बात है कि आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता। अगर आप साइकिल अच्छे से जानते हो तो साइकिल को भी आप बना सकते हो एज अ डायग्राम बाकायदा,
तो उससे भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाकी रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस ये आपका एनिमल रेस्पिरेशन की बात है, जिसमें क्रेब्स साइकिल और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस आपका जो लिवर में चलता है उसके बारे में भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, है ना? ये इसी से मैं पिछले साल काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। फाइटो हार्मोन्स से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें आपको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स जैसे आपका ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, है ना? एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी सिग्नलिंग पाथवे, किस तरीके से वो प्लांट में सिग्नलिंग करते हैं, फ्रूट राइपनिंग में कैसे हेल्प करता है, शूट डेवलपमेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर में उनका क्या रोल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसी एरिया से अगर क्वेश्चन आता है तो उनके आप विभिन्न क्षेत्रों में जो उसका इस्तेमाल होता है उसको आप आंसर में लिख सकते हो। और एग्जामिनर ये आपको नहीं देखता कि आपको कितना आता है, लेकिन आपको अगर हर टॉपिक के डाइवर्सिटी पता है, जैसे आपको कोई एक हार्मोन दे दिया तो उसका आप इकोलॉजी, जैसे कोई फाइटो हार्मोन है तो उसका आप इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में, जैसे इकोलॉजी वाले फील्ड में डाइवर्सिटी आप समझा सकते हो। आप उसमें उसका कह सकते हैं प्लांट की फिजियोलॉजी में क्या रोल है, प्लांट के एनाटॉमी में कैसे हेल्प करता है, उसकी मॉडिफिकेशन कैसे कराता है। तो हर एरिया में आप अगर अपने आंसर को लेकर के जाओगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका आंसर दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको नॉलेज तो है, और अगर आप शब्द कम लिखते हो लेकिन अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए डाइवर्सिटी उसमें डाल देते हो, तो एग्जामिनर को ये पता है कि इस बच्चे को ये पता है कि सिलेबस इसको अच्छे से पता है और उसने हर एक टॉपिक को छुआ जरूर है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि जब भी आप आंसर लिखिए तो उसमें डाइवर्सिटी हो। आप एक ही पॉइंट पे अगर आप जैसे आप सिर्फ फाइटो हार्मोन्स के एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही चले जाओगे तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कितना लिख लोगे? 10 पॉइंट लिखोगे, 5 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके पास कोई डेटा नहीं रह जाएगा। तो फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना और डाइवर्सिटी अपने आंसर में लानी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आंसर लिखते वक्त। ठीक है। वैसे ही इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में भी अगर हम बात करें तो इसमें इकोसिस्टम डायनामिक्स में जैसे आप एनर्जी फ्लो मॉडल्स और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से क्वेश्चन आता है, जिसमें फास्फोरस साइकिल हो गई, आपकी कह सकते हैं कार्बन साइकिल हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोलते हैं, और एनर्जी फ्लो के मॉडल्स और एनर्जी इकोसिस्टम के डायनामिक्स भी आपको क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम डायनामिक्स से भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम डायनामिक्स हो गया, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको आंसर करना आना चाहिए, इसके पास भी अच्छा डेटा होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग तो आपको फ्री क्लासेस के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करते ही रहते हैं, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक लिमिटेशंस, पिरामिड्स के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका क्या रूल्स है, स्पेसिफिक लिमिटेशंस है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंजर्वेशन मेथड में जैसे इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का आपको कंपैरिजन करने के लिए पूछ लिया जाए, तो आप उसको कंपेयर अच्छे से कर लोगे तो आपको विद एग्जांपल्स विद डायग्राम्स, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे दूसरों के कंपैरिजन में। ऐसे ही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से भी आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बॉटनी के क्लासिकल बॉटनी में जाएं, लोअर बॉटनी में, जहां पर आपको टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी और लोअर प्लांट्स से आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। एम्ब्रियोलॉजी आपका एंजियोस्पर्म्स की आती है, और जो लोअर प्लांट्स है वो आपके लोअर बॉटनी के जितने भी क्रिप्टोगैम्स है उनसे क्वेश्चन आ जाता है। उनकी टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हर एरिया से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी में ही एनाटॉमी के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फ्लोरल फार्मूला ऑफ एस्टेरेसी, पोएसी, सोलेनेसी, फैबेसी फैमिली। यहाँ पर मैंने सिर्फ इन्हीं फैमिली का नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं से आता है, क्योंकि पिछले साल इसी से आए हैं, तो हो सकता है कि वो इस बार नए फैमिली से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सारी फैमिलीज, जो 20 फैमिलीज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उनको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इसी फैमिली से क्वेश्चन आए। हो सकता है कि अब की बार सोलेनेसी के बजाय आपसे एस्ट्रेसी फैमिली से क्वेश्चन आ जाए, या फिर आप कह सकते हो दूसरी फैमिली से जो यहाँ पर मेंशन भी नहीं है ना? तो उनको भी अच्छे से कवर करना है। ऐसे ही एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, जैसे ड्रेसिना और बिग्नोनिया में होता है, यक्का में भी होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिससे
आपको एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ जिनके अंदर बेहतर ढंग से देखने को मिलती है, लेप्टोसेंट्रिक स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और पिछले पेपर्स में पूछा गया, तो इस बार भी पूछने का चांसेस है। तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप अच्छे से कवर करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बेसिस पर डबल फर्टिलाइजेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है उसके विभिन्न स्टेजेस, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। वैसे यहाँ पर मेंशन सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। लोअर बॉटनी की बात करें तो इसमें इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जैसे हेट्रोस्पोरी हो गया, सिलाजिनेला के अंदर देखने को मिलता है ना। सिलाजिनेला इसका बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोस्पोरी का। तो हेट्रोस्पोरी जिसमें माइक्रो और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसी के द्वारा सीड हैबिट कैसी होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, जो हेट्रोस्पोरी के फिनोमेना को इस्तेमाल करके सीड का डेवलपमेंट होता है, तो उसको भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको भी अच्छे से कवर आप कर लीजिएगा, और इसका मैं एक डिटेल क्लास ले लूंगा तो आपको वहां से भी कंटेंट मिल जाएगा। उसको एज इट इज अगर अपने आंसर में लिखते हो, जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आपको आंसर लिखने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ ही फंजाई के लाइफ साइकिल जैसे पक्सीनिया हो गया, है ना, जैसे वो जो वीट के प्लांट में जो जिस तरीके से पक्सीनिया उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके विभिन्न लाइफ साइकिल के स्टेजेस जो इन्फेक्टिव होती है, टिल्यूटोस्पोर हो गया, यूरिडोस्पोर हो गया, पिक्निडियोस्पोर हो गया, तो ये सारी चीजें आप उसकी लाइफ साइकिल में इंक्लूड करके लिखोगे तो आपको आंसर अच्छा लगता है और उसके मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। जूलॉजी की अगर हम बात करें, अभी तक तो हमने बॉटनी की बात कर ली, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और अगर कुछ टॉपिक अगर छूट भी जाता है तो मैं आपको अगली बार जब हम लोग कोई क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि वहां पर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वैसे पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस ही है ना। तो इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करिए, फिर बाद में कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसको हम लोग आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। जूलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो मेजर फाइलम्स होते हैं। ठीक है। जिनमें से आपको विभिन्न फाइलम्स होते हैं, दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, जिसमें से कई सारे फाइलम से क्वेश्चन बनता है। जैसे इन्वर्टिब्रेट में पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मिटा, एनिलिडा, है ना, तो इनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं। वर्टिब्रेट्स में एग्नेथन्स में और नेथोस्टोमेटन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, सेफेलोकॉर्डेटा के ऊपर क्वेश्चन आता है। और इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी कल एक क्लास ली थी पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको अभी एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन देखने को मिला, और इससे जीआईसी लेक्चरर के भी प्रीवियस ईयर जो 2021 का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें आप जैसे ओबेलिया या फाइसेलिया का एग्जाम्पल लेकर के आप पॉलीमॉर्फिज्म समझा सकते हो। मैंने आपको एक डिटेल क्लास ली है कल ही, तो उसको आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। उसमें जितना भी मैंने आपको नोट्स दिया है, उस नोट्स से ही अगर आप सिर्फ अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हो डायग्राम के साथ। ठीक है। तो उसको आप मिस मत करिएगा, देखिएगा जरूर। पोरीफेरा की अगर हम बात करें और प्लेटिहेल्मिन्थस की, तो इसमें कैनाल सिस्टम और स्पंजेस, है ना, ल्यूकनॉइड कैनाल सिस्टम, और विभिन्न टाइप के आप कह सकते हैं कि जो कैनाल सिस्टम है डिफरेंट स्पंजेस के अंदर, हेक्सेक्टिनेलिडा में, और विभिन्न क्लासेस हैं उनके अंदर किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजें आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसके साथ ही टीनिया और फेसियोला जैसे इंपॉर्टेंट इस ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर पैरासिटिक एडेप्टेशन और उनकी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट के हार्ट, आर्टिक आर्चेस, वेरिंग किडनी, और बहुत सारी जो डिफरेंट क्लासेस हैं एनिमल की, उनके अंदर हार्ट हार्ट का कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, आर्टिक आर्चेस कैसे होती हैं, वेरिंग किडनी और किडनी का जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है कंपैरेटिव एनाटॉमी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रोकॉर्डेट्स की बात करें तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया में जो होता है, एक हाईली रिपीटेड डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। इससे कई ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछने के चांसेस है, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये तो हो गया क्लासिकल जूलॉजी बॉटनी का पार्ट, जो आपका सिलेबस का 50 to 60% होता है। 40% जो सिलेबस होता है वो आपका कॉमन टॉपिक से होता है, जो दोनों ही पेपर में, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, उसमें आपको पूछा जाता है। जैसे जेनेटिक्स हो गया और फिजियोलॉजी हो गया। तो जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी में
आपको सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिजियोलॉजी में जैसे सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सेल बायोलॉजी में भी अगर हम जाएँ, तो माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन के फेजेज़ होते हैं, उन पे आपको फोकस करना है। इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जीन रेगुलेशन, जिसमें आपके ओपेरॉन मॉडल्स, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन मॉडल्स जो हैं, उस पे आपको फोकस करना है। हालाँकि ज़्यादातर फोकस आपको लैक ओपेरॉन पे ही करना है, लेकिन ट्रिप्टोफैन को भी आप पढ़ के जाएँगे, क्योंकि रिप्रेसिबल मॉडल से भी कभी-कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? क्लासिकल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो उसमें जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसमें जैसे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का प्रिंसिपल कैसे होता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस के ऊपर आपको फोकस करना है, उसके क्या मैकेनिज्म होता है, पॉलीप्लॉइडी को कैसे इम्पैक्ट करता है और एन्यूप्लॉइडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, उसको आप समझना है। जैसे क्रोमोसोमल एबरेशंस में नॉन डिसजंक्शन एन्यूप्लॉइडी हो जाती है ना, नॉन डिसजंक्शन एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका क्वेश्चन कभी-कभार पूछ लेता है ना? तो इसको भी आपको कवर करके रखना है। वैसे ही अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, ठीक है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से कवर करना है। एलटी ग्रेड में इससे क्वेश्चन आया हुआ था। नर्व इम्पल्स की बात करें, तो उसमें जो साइनेप्सेस के बीच में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उसको आपको कवर करना है। फीडबैक मैकेनिज्म्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उसको आपको अच्छे से कवर करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म की भी एक टॉपिक है, ठीक है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो टॉपिक है, उसको भी आपको कवर कर लेना है, क्योंकि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके जीआईसी लेक्चरर में जो मेंस वाला एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने पूछे थे कमेंट सेक्शन में, कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, उस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप दूसरों के कंपैरिजन में बेहतरीन स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो में देखा, आप वीडियो में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आने वाली क्लासेस में हम आपको इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उन सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।